अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से है बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी में बिजी होंगे। और एग्जाम की तैयारी के लिए जिस तरह से सारे चैप्टर्स सारे सब्जेक्ट का बहुत ज़रूरी होता है पढ़ना लिखना और उसको समझना, तो फिर उसी तरीके से उर्दू के भी हम लोग सिलेबस में आगे बढ़ते हुए अपने नए चैप्टर की तरफ नए चैप्टर को देखेंगे, नए चैप्टर को समझेंगे। और आज नए चैप्टर की फिर से शुरुआत मैं करने जा रही हूँ, जिसको आप लोग पढ़िए, देखिए और अपने एग्जाम में अच्छे नंबरों से एग्जाम को पास करने की कोशिश कीजिए। तो आज जो मेरा चैप्टर है, हम लोग आज जो चैप्टर पढ़ेंगे वो दरक्षा के आखिरी अफसाना आशियाना का जिक्र करेंगे, जो कि आपके निशाब का आखिरी अफसाना है। चौथे नंबर पे वो अफसाना है और सबक की बात की जाए तो वो 5वें नंबर लेसन पे आता है। तो आशियाना के जो अफसाना निगार हैं वो भी एक लेडी अफसाना निगार है जिनका नाम है निगार अजीम। ठीक है, तो निगार अजीम के बारे में हम लोग पहले बायोग्राफी पढ़ेंगे, फिर उनके अफसाने का जिक्र करेंगे, जो कि आशियाना के नाम से आपके निशाब में शामिल किया गया है। तो मलका मेहर निगार इनका असल नाम होता है। निगार अजीम का असल नाम जो है वो है मलका मेहर निगार। तो हम लोग पहले बुक की मदद लेते हुए हम लोग पहले पूरा का पूरा उनके ये को पढ़ लेंगे, बायोग्राफी को। मैं बार बार बोलती हूँ कि जैसा कि है कि बायोग्राफी के जो स्पेशल स्टार पॉइंट्स होते हैं वो तो मैं ऐसे ही आप लोगों को बोर्ड पे दिखा देती हूँ, वहां पे समझा देती हूँ, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही सारे स्टार पॉइंट। लेकिन बुक से मैं बार बार आप लोगों को इस बात की ताकीद करती हूँ कि आप लोग एक बार बुक को जरूर पढ़े, खास करके राइटर को लेके। जब आप राइटर को एक बार खुद से पढ़ते हैं तो वहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं जिसका क्लेरिफिकेशन आपके सामने होते जाता है कि हाँ चलो ये ठीक है। नहीं तो मेरा जो है स्टार पॉइंट लिखाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे मैं ऊपर राइटर को लिखती हूँ और फिर से पूरी कहानी को डिटेल में नहीं लिखती, शॉर्ट कर करके लिखती हूँ। जैसे निगार अजीम ऊपर है तो फिर इनके ही असल नाम को यहाँ डील किया गया, उनके अदबी नाम को, एमए किस किस मौजू में की थी, यानी एमए का मौजू, पहला मजमुआ क्या था, दूसरा अफसानवी मजमुआ, इस तरीके से। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि बुक को आप लोग पढ़ें। तो चलिए, टाइम को बिना ये किए बगैर, हम लोग टाइम का ख्याल रखते हुए हम लोग डायरेक्ट बुक पे चलते हैं और निगार अजीम का जिक्र करते हैं। निगार अजीम अहद हाजिर की एक अफसाना निगार है। अहद हाजिर का मतलब नए जमाने की। उनका असल नाम मलका मेहर निगार है, कलमी नाम निगार अजीम है। मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ कि शायर जो होते हैं ना सिर्फ अपने अपने नाम से खुश नहीं होते। कभी कभी क्या होता है पता नहीं उनको, अब वो एक उन लोग का पर्सनल चॉइस होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि शायर अपना अदबी और असल दोनों नाम सेम रखते हैं, लेकिन ज्यादातर जो होते हैं ना शायर, उनका कलमी नाम अलग हो जाता है। कलमी नाम का मतलब वही अदबी नाम, यानी जब वो लिखना शुरू करते हैं, राइटर बनते हैं, जबकि उनका असल नाम जो उनके माँ बाप के जरिए रखा गया होता है वो दूसरा होता है। तो यहाँ पे हर शायर के, हर मुसन्निफ के बारे में जैसे पढ़े तो इसी तरह इनका असल नाम जो है मलका मेहर निगार है। सॉरी, हाँ, मलका मेहर निगार है, कलमी नाम निगार अजीम है। उर्दू दुनिया में वो इसी नाम से मशहूर है और काफी मकबूल है उर्दू दुनिया में। उर्दू के अलावा उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किए, यानी कि उन्होंने जो एमए किया है वो ड्राइंग और पेंटिंग में तो किया ही है, लेकिन उसके साथ उर्दू में भी किया। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कभी कभी कि निगार अजीम ने किस किस मौजू में एमए किया, तो बहुत सारे बच्चे ऐसा कर देते हैं कि डायरेक्ट लिखते हैं ड्राइंग और पेंटिंग, जबकि ऐसा नहीं लिखना निगार अजीम ने ड्राइंग के उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में एमए किया है। ठीक है, यानी हम तीनों का जिक्र करेंगे, यानी कि वो तीनों मौजू में की है ना। तो फिर अब कहता है कि खवातीन अफसाना निगारों में उनकी एक अलग पहचान है। उसका रीजन क्या है कि उन्होंने खवातीन के एहसासात को, उनके जज्बात को, यानी औरतों की फीलिंग्स को, वो अंदर से क्या महसूस करती है, लेकिन माशरे को देखते हुए, कभी कभी अपने घर के माहौल को देखते हुए वो अपने फीलिंग्स को बहुत अच्छे से बयान नहीं कर पाती हैं। तो उसी फीलिंग्स को ये बहुत अच्छे से महसूस करती थी, चूंकि ये खुद भी एक खवातीन ही थी, तो ये भी एक खातून थी, तो ये इसलिए खवातीन के ये को फीलिंग्स को बहुत अच्छे से, उनके जज्बात को महसूस करती थी और लिखती थी। उनके जो अफसाने होते थे जब्र व इस्तिशाल और मौजूदा माशरे की इंसानियत सोज सूरत हाल पर उन्होंने निहायत असर अंगेज अफसाने लिखे। यानी कि
जो जुल्म जबरदस्ती किए जाते हैं आज के जमाने में, किसी को कमतर दिखाना, किसी को टॉर्चर करना, परेशान कर देना, हमारे मुआशरे में ये सब चीज बहुत देखने को मिलती है। तो इस तरह के अफसाने उनके ज्यादातर लिखे होते थे और असर अंगेज यानी कि काफी असरदार अफसाने वो लिखती थी। एक यहाँ पे ये भी जिक्र करना जरूरी है कि उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी की डिग्री हासिल की थी और किसका तनकीदी जायजा पेश किया था? शहादत हसन मंटू की अफसाना निगारी। मैं आपको बता दूं कि पीएचडी जब वो कोई शायर, जब कोई राइटर पीएचडी करते हैं तो वो एक खास मौजू, एक खास विषय पे पीएचडी करते हैं और उसी पे शोध करके, उसी का रिसर्च करके वो करते हैं। तो इन्होंने पीएचडी जो किया था जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज से किया था, जो कि, और उसके अलावे उन्होंने किस पे किया था, मतलब किस चीज का जायजा पेश किया था, किस चीज पे जांच परख करके लिखा था? तो शहादत हसन मंटू एक बहुत अच्छे अफसाना निगार है जिनका जिक्र आप लोग 12th के बुक में भी देखेंगे। खास तौर पे उनका एक बहुत ही अच्छा अफसाना देखने को मिलता है 12th में। मैंने अपने जो लाइव क्लासेस होते हैं, मतलब कि ऑफलाइन की क्लासेस, वहां पे उसका जिक्र है। शहादत हसन मंटू के अफसाना काफी अच्छे होते थे, तो उन्हीं के अफसाना निगारी का इन्होंने तनकीदी जायजा पेश किया। उनका पहला अफसानों का मजमुआ यानी अफसानवी मजमुआ अक्स है, जो कि 1990 ईस्वी में शाया हुआ। दूसरा अफसानों का मजमुआ गहन है, जो कि 1999 ईस्वी में शाया हुआ था। इसके अलावा कहता है कि उनके सफरनामे भी हैं और तनकीद भी हैं, यानी उन्होंने सफरनामे भी लिखे और तनकीद भी लिखे हैं। हरिचरण सिंह चावला की शख्सियत का भी उन्होंने फनकारी जायजा लिया है। बहादुर शाह जफर की शख्सियत पर और उनकी शायरी पर भी उनकी बहुत सारी तनकीदी किताबें शाये हुई हैं, यानी कि बहादुर शाह जफर के भी ऊपर उन्होंने और उनकी शायरी के ऊपर भी एक तनकीद पेश किया है, उस पे लिखा है। और उसके अलावे उन्होंने हरचरण सिंह चावला की शख्सियत पे भी तनकीद किया है। और उनका एक सफरनामा है, निगार अजीम का एक सफरनामा है जिसका नाम है गिर्द आवारगी, जो कि उर्दू की दुनिया में खासा मकबूल हुआ। ठीक है, तो ये निगार अजीम का बायोग्राफी है और निगार अजीम के डिटेल्स को यहाँ बताया गया है। अब हम इनके जरिए लिखे गए अफसाना आशियाना का जिक्र करेंगे और एक बार एक नजर हम लोग जरूर देखेंगे कि निगार अजीम से जो रिलेटेड जो हमारा स्टार पॉइंट है उसका जिक्र करते हैं। यहाँ निगार अजीम है, उनका असल नाम मलका मेहर निगार, अदबी नाम निगार अजीम, एमए ड्राइंग और पेंटिंग उर्दू। पहला मजमुआ अक्स 1990 ईस्वी में शाया हुआ। दूसरा अफसानवी मजमुआ गहन 1999 में शाया हुआ। सफरनामा गिर्द आवारगी पीएचडी उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से किया है। निसाब में निगार अजीम का कौन सा अफसाना शामिल है? तो वो है आशियाना। अब चलते हैं हम आशियाना अफसाना का जिक्र करेंगे। तो आशियाना अफसाना भी आज के मौजूदा माशरे के कहानी को बयान करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि निगार अजीम जो रहती हैं वो हमारे मौजूदा माशरे के मसाइल को अपने अफसानों का मौजू बनाती है, यानी अपने अफसानों में वो लिखती हैं। तो इस अफसाने में भी आशियाना जो अफसाना रहता है, हम पहले उस अफसाने का डिटेल थोड़ा सा पढ़ लेंगे और तब उसके मरकजी ख्याल को जानेंगे। ठीक है, डायरेक्ट मरकजी ख्याल कुछ समझ से बाहर हो जाता है, तो पहले थोड़ा सा अफसाने को हम लोग डील करते हैं। अफसाना के अंदर एक मरकजी किरदार होता है अफसानों में। हम सब जानते हैं कि मरकजी किरदार होते हैं अफसानों के अंदर। तो आशियाना का जो मरकजी किरदार है वो बरकत अली सिद्दीकी नाम के एक इंसान रहते हैं और उनकी अहलिया रहती है जरीना। क्या नाम रहता है उनका? जरीना बेगम। ठीक है, इन्हीं का ये मरकजी किरदार बयान किया गया है, इन्हीं के बारे में अफसाना आशियाना में बताया गया है। मरकजी किरदार ये रहते हैं बरकत अली सिद्दीकी और जरीना बेगम आशियाना के अंदर मरकजी किरदार की रोल को प्ले करते हैं, वहां पे रोल उनकी अदा होती है। तो यहाँ दिखाता है कि बरकत अली सिद्दीकी एक अच्छे जॉब से सुबुकदोश होते हैं, यानी एक अच्छी मुलाजमत से सुबुकदोश होते हैं, यानी रिटायर करते हैं। तो फिर वो अपने घर में अकेले रहना शुरू हो जाते हैं, यानी कि उनकी बीवी और बरकत अली सिद्दीकी और जरीना। तो उनको जब वो उनके पास 2 औलादें थी, एक औलाद जिनका बेटा था, उनका बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, सिराज नाम का एक बेटा रहता है और एक बेटी रहती है उनकी, ठीक है, रुकैया नाम की। तो रुकैया की शादी वो कर दी रहती हैं, वो अपने घर द्वार में बस गई रहती है। लड़कियां जब शादी करके ससुराल चली जाती है तो शुरू के दिनों में बहुत आते जाते रहती है मायके, लेकिन जब उनकी अपनी खुद की जिम्मेदारी ससुराल में बढ़ती है तो वो मायके बहुत कम आती है, टाइम से आती है। तो इसी तरह इनकी जो बेटी थी रुकैया, वो भी शादी कराई तो शुरू में बहुत आती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे अपने घर परिवार में बिजी हो गई तो इनके यहाँ आना कम कर दी। अब ये 2 मियाँ बीबी रहते थे और इनका जो बेटा था सिराज, वो बेंगलोर में मुलाजमत करता था, यानी वहां पे वो नौकरी करता था। और यहाँ बरकत अली सिद्दीकी का
मुलाजमत क्या होता है, खत्म हो जाता है, वो रिटायर कर जाते हैं। और वहां से जब वो दोनों मियाँ बीवी अकेले रहने लगते हैं, बेटी की भी शादी हो गई रहती है, बेटा बैंगलोर में नौकरी करता है, तो उनके बेटे और बहू इरफाना ये जब जान गए कि अब मेरे ससुर फारिग हो गया नौकरी से, तो चलो अब उनको हम लोग अपने पास बुला लेते हैं। वो चले भी जाते हैं। बेटे और बहू की मोहब्बत में बेटा बहू उनको बहुत बुलाता है, वो वहां जाते हैं, बैंगलोर में रहना शुरू कर देते हैं। जब वो गए तो इतना ज्यादा इज्जत खातिर मोहब्बत प्यार उनकी बहू और बेटे ने उन्हें दिया कि वो पूरा खुश हो गया। लोग मतलब बहुत खुश हो गई। खास करके जरीना बेगम जो रहती हैं, बरकत अली की वाइफ अहलिया, वो कहती है कि बाप रे, इतनी पढ़ी लिखी औरतें। हमारे माशरे में आजकल एक सिस्टम चला हुआ है कि जो पढ़ी लिखी औरतें होती हैं या फिर पढ़ी लिखी बहुएं होती हैं, वो थोड़ा सा मतलब ज्यादा अपने आप में ससुरालियों को नहीं लगाना चाहती है। मतलब थोड़ा सा अरे हम अगराती हैं, ज्यादा अगराना कह सकते हैं उसको, बनती है लोग। तो वो सोचती थी कि मेरी भी बहू बाहर की है, जरूर वो बनेगी, अगराएगी। लेकिन जब वो अपनी बहू के पास जाती है रहने के लिए प्रॉपरली, तो देखती है कि भाई मेरी बहू तो लाखों ने करोड़ों में एक है, बाप रे कितनी अच्छी मेरी बहू है। क्योंकि वो अपने सास की ससुर की खातिर तवाजा में कोई कमी नहीं करती है। वहां पे उनके बरकत अली और उनकी अहलिया जरीना बेगम को हर तरह का आराम मुहैया होने लगता है। यानी कि उनको लगा कि बाप रे, अब हमारे सुकून के दिन आ गए। जब माँ बाप अपने बाल बच्चों को पालते पोसते पूरी जिंदगी गंवा देते हैं, कमाते धमाते, घर की जिम्मेदारी निभाते, तो अचानक से उनको आराम मिल रहा है। अचानक से जब आराम मिला तो उनको बहुत अच्छा लगा। बोले कि बाप रे माशाल्लाह, बेटा बहुत लायक फायक तो था ही, बहू भी अच्छी मिल गई। अक्सर हाल में हम लोग देखते हैं, अक्सर सूरतें ऐसी होती है कि औलाद जितना भी अच्छा हो जाए, बहू थोड़ा सा आती है घर को खराब कर देती है, घर के माहौल को चेंज कर देती है। फिर मर्द क्या होते हैं कि बैलेंस नहीं कर पाते और घर का निजाम बिगड़ जाता है। तो वहां पे बहुओं का किरदार बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि घर के निजाम को चेंज करती हैं बहुएं। तो इनके घर में क्या हुआ कि बहू तो बेटा तो सबके लायक होते हैं, ऐसा कहने को मिलता है। जबकि यहाँ देखा जाए तो कि मर्दों के अंदर ही कमियां होती है, वो बैलेंस नहीं कर पाते अपनी फैमिली को, जिस वजह से वो अपने घर में निजाम को कायम नहीं रख सकते, एक ढंग के निजाम को। तो यहाँ हर की कमी होती है। हम ऐसा प्रॉपरली नहीं कर सकते कि बहुएं गलत होती है और बेटे तो दूध के धुले होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कहीं ना कहीं किसी केस में बेटों की भी कमी होती है, वो जानने की कोशिश ही नहीं करते कि कमी कहाँ है, उसको आराम से मैनेज करें। खैर मुद्दे पे आते हैं, तो यहाँ पे इनके बेटे तो अच्छे थे ही, बहू भी अच्छी है। अब इस चीज का ये लाख शुक्र खुदा का कर रहे हैं दोनों ज़ईफ कहते हैं कि बाप रे अल्लाह का शुक्र है। जब ये लोग नाश्ते के टेबल पे बैठते हैं तो इनकी बहू एकदम मोटा मोटा मक्खन ब्रेड लगा लगा के दे रही है बहू को खाने, सास को खाने। तो सास कह रही है अरे अब हम बूढ़े हो गए, इतना जैम और मक्खन वगैरह खाएंगे तो हम तो और बीमार पड़ जाएंगे। तो कहती थी अम्मी तो वास्तगफिरुल्लाह, आपकी तबीयत क्यों खराब होगी? बीमार हो आपके दुश्मन, तबीयत खराब हो आपके दुश्मनों के, अरे आप इस उम्र में नहीं खाएंगे तो कब खाएंगी? इतना प्यार से वो खिलाती पिलाती थी कि ससुर भी उनके मुस्कुरा देते थे, उनके ससुर भी कहते थे ये माशाल्लाह बहुत अच्छी बहू मिली है। एक बेटी गई बहू के नाम पे, बेटी ही समझिए तो हमने पाया। और सास भी खुश हो जाती है, अंदर से खूब खुश हो जाती है, बाप रे बहू तो बहुत अच्छी मिली। इस तरीके से उनकी जिंदगी जा रही है। बरकत अली भी गए बेटा के घर, तो गए, खा लिया पी लिया, नाश्ता वास्ता कर लिए, बहुत अच्छी खातिर तवाज़ा करती थी बहू उनकी बेचारी। उसके बाद से फिर घर के कामों में लग जाती थी। इनके 2 पोते थे, इरफान और अदनान नाम के। तो इरफान और अदनान भी अपने दादा दादी से खूब खुश होते थे। अपना जेम्स बॉन्ड का अलग अलग, पोकेमोन, डोरेमोन, ये जितने भी वो सीरियल्स वगैरह देखते थे, कार्टून, वो सबका जिक्र वो करते थे अपने दादा दादी के साथ। तो उनको बहुत अच्छा लगा वहां का माहौल, वो वहां रहना शुरू किया। लेकिन रहते गए अब धीरे धीरे क्या हुआ कि कोई इंसान मतलब एक ही जैसा रूटीन, ये इंसान का फितरत है, ये ह्यूमन नेचर होता है कि आपको थोड़ी सी ना, कहीं पे भी 1 रोज 2 रोज 3 रोज के लिए जाते हैं एज अ गेस्ट तो आपको ठीक लगता है एज अ गेस्ट। लेकिन अगर आपका चौथा 5वां रोज वहां जाता है तो आपको भी लगेगा कि अरे इस गेस्ट रूम से निकल के थोड़ा सा इधर घूमे, थोड़ा सा ड्राइंग रूम से निकल के थोड़ा सा बेडरूम तक जाए, बेडरूम से निकल के किचन तक जाए, थोड़ा हॉल तक जाए, छत पे जाए। मेहमान भी उब जाते हैं। तो ये तो खैर चूंकि उनके माँ बाप थे तो इनको भी थोड़ा सा घुटन महसूस होने लगा। जरीना बेगम को घुटन महसूस होने लगा। और घुटन क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि वो मेहमान वाला जिंदगी गुजार रही थी काफी टाइम से। अब धीरे धीरे इनको अब अंदर से बेचैनी होना शुरू हो रहा है।
बेचैनी अब किस बात की हो रही है? तो देखिए, ये तो शुरू से मालकियाना जिंदगी गुजारी थी। अपने घर में कब उठना है, कब बैठना है, कब खाना बनेगा, क्या बनेगा, ये सब वो इंतजाम नज्म नस्क संभाल के रखी थी। लेकिन यहाँ बहू के घर जब वो आती है तो उनको सिर्फ खाना है, पीना है, आराम करना है, खाना पीना सोना, यही काम था। तीसरा चौथा कोई काम ही नहीं था। कभी कभी ये जाती भी थी किचन में, इनका मन करता था कि अरे आज हम अपने बेटे का पसंद का खाना खुद से बनाएं, आज हम अपने शौहर की पसंद का खाना खुद से बनाएं, आज अपने पोता सबके लिए कुछ बना अलग से। वो जैसे किचन में जाती थी, उसकी बहू बहुत प्यार से उसको बाहर निकाल देती। अरे अम्मी आप क्यों आए, पूरा जिंदगी तो आप काम ही किए, आप निकलिए किचन से। ठीक है, हमारे आपके जैसे लोग जो होंगे कहेंगे बाप रे कितना नेक अल्लाह उसको बहू दी है। वो बहुत खुश भी थी अंदर से कि हाँ बहू किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती थी। चलिए आप निकलिए यहाँ से, आप यहाँ क्या करने आ गई, चलिए आपके आराम करने के दिन है। नौकर काम कर रहा है, अगर कपड़ा ढंग से नहीं धो रहा है वहां पे भी वो टोकती थी, तो वो टोक देती थी। अम्मी आप क्यों टेंशन ले रही है, उनका बेटा भी डांट देता था, अम्मी आप क्यों टेंशन ले रही है ना इरफाना, वो अपना घर संभालेगी, आप आराम करिए, खाइए पीजिए सोइए। हाँ, तो बहू को क्या था, जॉब करने का बहुत मन होता था, तो ये अपने शौहर से कहती थी, सिराज से, कि हमको भी जॉब करना है, आखिर हम घर के सारे काम करने के बाद बिजी मतलब फ्री हो जाते हैं, तो हमको मन है कि जॉब करें। लेकिन सिराज इस बात के लिए उसको मना करता था कि नहीं, जब हम सब कुछ कर दे रहे हैं और अल्लाह का दिया हर कुछ हमारे पास है, किसी चीज की कमी नहीं है, तो फिर तुमको जॉब करने की कोई जरूरत ना। फिर माँ इस मामले में बोली, जरीना बेगम को लगा कि चलो भाई ये जॉब कर लेती हैं, जॉब कर लेंगी तो हम अपने घर का सारा निजाम संभालेंगे जिस तरह से वहां संभालते थे अपने घर। तो ये कहती थी कि तो बहू जॉब करना चाहती है तो करने दो, हम जो है वो हम अपना संभाल लेंगे, घर संभाल लें। तो नहीं अम्मी आप क्यों करेंगी, आप आराम से रहिए, ये इसका जिम्मा है, इसका करना है। लेकिन ये अंदर से जरीना बेगम नहीं बता पाती थी अपने बच्चों को कि नहीं, हम ये चीज जिम्मेदारी से समझ के करना चाहते हैं, हम इस घर को अपना घर मानते हैं, हम इस घर पे अपनी हुक्मरानी देखना चाहते हैं। मेन मकसद जरीना का यही था कि वो चाहती थी कि जिस तरह से वो क्योंकि वो अपने आप को इस घर की बड़ी समझती थी। जाहिर सी बात है कि एक घर है तो उस घर में सास बड़ी हुई कि बहू बड़ी हुई, सास बड़ी हुई। हर घर का जो यही निजाम होता है कि अगर आप खाना बनाने जा रहे हैं या किसी काम को करने जा रहे हैं तो आपको सास की इजाजत लेनी पड़ती है। और वहां सीन दूसरा था, वहां इरफाना ऐसा सिस्टम बना के रखी थी कि जरीना किसी काम में हाथ लगा ही नहीं सकती थी, और अगर जाती भी थी तो वो बहुत प्यार से उसको मना करके किचन से बाहर निकाल देती थी या फिर रोक टोक कर लेती थी। तो वो करे तो क्या करे, वो शिकायत भी अपने बेटा से नहीं कर सकती थी, ना ही बरकत अली से। क्या शिकायत करती हो, वो ये कह रही है कि हम क्या शिकायत करें कि मेरी बेटी नहीं मानती है, मेरी बहू नहीं मानती है, वो तो बहुत मानती है, किसी चीज की कमी नहीं देती है, दवाई फल फ्रूट खाना पानी सब कुछ टाइम से हमको मिल ही रहा है, फिर शिकायत क्या करे। वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। घुटन का रीजन क्या था, उसकी अपनी हुक्मरानी, उसकी अपनी मलकियत, उसकी अपनी सल्तनत, जो कि हर औरत का ख्वाब होता है, वही ख्वाब उसका भी था कि घर पे मेरी हुक्मरानी हो। और ये काम उसकी बहू नहीं होने देती थी, क्योंकि उसकी बहू चाहती थी कि ये घर मेरा है, इस पे मेरी हुक्मरानी चले, आपकी नहीं, आप जहाँ की है वहां जाइए, ये मेरा है। तो कभी तो वो लोग, एक होता है ना कि आप देखिएगा कि दो तरह के घराने होते हैं, एक होता है कि थोड़ा सा छोटका मोटका घराना है, गरीबा घराना है, तो वहां पे गाला गलौज लत्तम जुत्तम सब होके झगड़ा हो जाता है। लेकिन जो बड़े वाले घराने होते हैं वो प्रॉपरली वे में, मतलब एक तरीके में रह रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर कुड़ रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन वो लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन वो लड़ नहीं रहे। तो यहाँ सीन क्या था सास बहू के लड़ाई में, कि सास चाहती थी कि हम इस घर के बड़े हैं तो मेरे मुताबिक यहाँ का निजाम चले, यानी कि हम कहें कि दो नौकर क्या कर रहा है, एक नौकर का कमी है, एक ही नौकर काफी है घर में, दूसरा क्या करने आ रहा है, इसको छुट्टी करो। लेकिन वो नहीं कह पाएगी, क्योंकि वहां पे किसका ये है, वहां उसकी बहू का पूरा ये चल रहा है, राज चल रहा है। और बहू जो है वो चाह नहीं रही है, वो चाह रही है कि मेरा राज है, तो यहाँ पे ये कैसे बोल सकती है, ये नहीं बोल सकती है। और यही रीजन है कि जिस वजह से अंदर ही अंदर जरीना घुटन शुरू करने लगती है, अंदर ही अंदर घुटने लगती है और तकलीफ में रहती है। एक दिन का बात है कि, लेकिन ये किसी से शेयर नहीं कर पा रही है। कुछ यही हाल बरकत अली का भी था। उनके साथ क्या था, खा ले रहा है, पी ले रहा है, दिन भर अखबार पढ़ रहा है, टीवी देख रहा है, घर ही के अंदर है, ना कहीं आना है, ना जाना है, ना कुछ ना कहीं। ये अंदर से जरीना भी समझा ही नहीं पा रही थी कि चलो, इसमें कोई शक नहीं था कि उसकी बहू बहुत अच्छी थी, लाखों में एक थी, लेकिन वो लाखों में भी एक थी, ये बात तो किसको जाए बताए, घर ही के अंदर पैक है, उसके अंदर कोई जिम्मेदारी नहीं है घर की। तो ये एक दिन का बात है कि उनके शौहर कहते हैं, बरकत अली इस बात को कहते हैं कि ए जरीना,
कि एक बात मुझे तुमसे कहना है। तो बोली कि बताइए। तो मैं थक गया हूँ यहाँ की जिंदगी जीते जीते, आराम करते करते, खाते खाते, सोते सोते, मैं अब इस जिंदगी से उब चुका हूँ। चलो जहाँ अपनी शाम होगी, जहाँ अपने घर होंगे, अपने रिश्तेदार या फिर अपना समाज होगा, तुम दाल रोटी ही बनाना, यानी हम लोग कम में ही गुजारा कर लेंगे, लेकिन हमारी अपनी महफिलें, अपनी शामें और अपना आशियाना होगा। क्या तुम मेरी खातिर, मेरी अपने खुशी की खातिर तुम अपने बेटे और बहू का घर छोड़ के मेरे साथ वापस चलोगी? तैयार तो बूढ़ी पहले ही से तैयार है। बूढ़ी क्या है, पहले ही से तैयार है कि अरे नहीं, ये हम क्या कर रहे हैं कि हमको तो तैयार रहना है। क्यों तैयार रहना है? क्योंकि भाई अंदर से इनको भी अपना हुक्मरानी चाहिए था, जो कि बेटे और बहू के घर में मिल नहीं रहा था। तो ये तो पूरा पहले ही से तैयार थी, लेकिन ये बरकत अली के डर से नहीं बोलती थी कि कहेंगे तो मेरे शौहर क्या सोचेंगे कि कैसी औरत है, कैसी बुढ़िया है। वैसे भी बुढ़िया सबको मरते मर जाएगी, अपना राजपाट नहीं छोड़ना चाहती है। वही इस बुढ़िया को चाहिए या फिर मेरी बीवी को चाहिए, जो कि इसको मिल नहीं रहा है। तो ये तो कह नहीं पा रही थी शौहर के डर में, लेकिन यहाँ शौहर ही कह दिया कि नहीं, अपने घर, अपने आशियाना को हम लोग फिर से आबाद करें, जहाँ पे हम तुम होंगे, हमारी अपनी खुद की जिंदगी होगी जो पुरानी होगी। ठीक है। और ये जरीना इस बात को सुन के खुश हो जाती है और फिर कहता है, ये भी कहता है कि और रहा सवाल बेटा बहू का, तो ये अजनबी थोड़ी हो जाएंगे, ये तो हमेशा हम इनसे जब मन चाह आके मिलते रह जाएंगे। हम लोगों से गलती हो गई, ये हमारे बहू बेटे का घर है, हम यहाँ के मेहमान थे, ये हमारा घर नहीं है। और हमने मेहमानी में ही 2 साल यहाँ गुजार दिए, जबकि मेहमान 2 साल का नहीं होता है, वो 2 दिन 4 दिन का होता है, और हमने इतना ज्यादा समय गुजार दिया। चलो हम लोग वापस अपने आशियाने को फिर से आबाद करते हैं। और इस तरीके से उन्होंने अपने बहू और बेटे के घर को छोड़ने का फैसला किया और अपना आशियाना आबाद कर लिया। ठीक है। यही अफसाने का पूरा पूरा कहानी है, समरी है। समरी क्या है, समझिए पूरा स्टोरी यही है। अब कहता है कि इस कहानी का मरकजी ख्याल क्या आया हमारे सामने, यानी इस कहानी का क्या सबक। तो कहता है कि इस कहानी के मरकजी किरदार जो बरकत अली सिद्दीकी और जरीना बेगम है, उनके जरिए दिखाया गया है कि फारिगुल बाल मर्द और औरत के जहनी कशमकश को दिखाया गया है, नफ्सियाती उलझन को दिखाया गया है कि वो जब फरागत आती है, यानी कि मुलाजमत से फारिग होते हैं, सुबहदोशी में आते हैं, तो वो अपने बेटे और बहू के घर जाके रहते हैं बेंगलोर में। लेकिन शुरू में तो उनके ताल्लुकात अच्छे थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनके अंदर नाचाकी बढ़ती जाती है, यानी चिक चिक शुरू होता है। तो यह बताती है अफसाना निगार की जरूरी नहीं है कि कमजोर तबकों के घर में ही हमेशा खटपट होता है, ये अक्सर बड़े बड़े घरानों में भी देखने को मिल जाता है, जिसका मिसाल यहाँ आशियाना अफसाने के रूप में दिखाया गया है। ठीक है। और अच्छे अच्छे ताल्लुकात जो होते हैं बड़े बड़े घरानों में भी खराब होने लगते हैं। तो यही इस अफसाने का मरकजी किरदार है। अब आज का ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियोज में अगले चैप्टर के साथ, और वो भी चैप्टर ऐसे ही काफी डिटेल में आप लोग को बताया जाएगा। तो आप लोग अगले चैप्टर के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें, और तब तक के लिए हमारे पुराने सारे चैनल को, सारे जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी वीडियोस हैं, वो सारे चैप्टर वाइज अपलोड है। तो आप लोग उसको दानिया उर्दू क्लासेज के ऐप्स पे जाके देखें, दानिया उर्दू क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को उर्दू बढ़िया से बढ़िया और आसान लफ्जों में सीखने और पढ़ने और याद करने का मौका मिले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।